इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर हाई होगा, यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कि द मास ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। उस गैस ने जितना प्रेशर लगाया, उस गैस ने जितना प्रेशर लगाएगी गैस का जितना प्रेशर होगा उसका उतना ही अमाउंट सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल होगा। हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने हटाया तो क्या आ गया हमारे पास यहां पर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही हम इसका नाम लिख देते हैं। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ गैस। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। पी क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस। इसका अब दूसरा टाइप, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी लिक्विड सॉल्वेंट में 2 या मोर देन 2 गैसें डिसॉल्व है तो उस कंडीशन में ये लॉ क्या बोलता है, ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हमारे पास गैसें 2 या 2 से ज्यादा है, इसलिए अब हम मास ऑफ गैस यूज ना करके उसके मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे। प्रेशर ना यूज करके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यूज करेंगे। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, समझेंगे। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 गैसें डिसॉल्व है। जो सोल्यूबल होती है वही गैसें क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ये मान लीजिए आप N2 गैस है और O2 गैस। अब माना कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका ज्यादा है, N2 गैस का, तो फिर सोलवेंट में अमाउंट भी किसकी ज्यादा होगी, N2 गैस की। मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, N2 गैस का ज्यादा होगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, x तो क्या लगा दिया मैंने, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। पहले क्या यूज किया था, k, तो अब क्या यूज किया, k डैश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब देखो ये एक कांस्टेंट था, अब क्या हो गया 1/k डैश, तो ये क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट जिसको मैं क्या लिखूंगा, KHX। और अब इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। जो हेनरी कांस्टेंट होता है वह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जो किसी भी चेंज पर डिपेंड नहीं करता हो, लेकिन यह नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, इन पर डिपेंड करता है, इसलिए यह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं, या मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये मालूम चला है या मालूम है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है ये मोल फ्रैक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जो सोल्यूबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होंगे, यानी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। अगर हम यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करें, पार्शियल प्रेशर y एक्सिस पर, मोल फ्रैक्शन
एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप कौन होगा, हेनरी कांस्टेंट। तो ये बच्चों ये था हेनरी लॉ। ध्यान रहे अगर एग्जाम में हेनरी लॉ आता है बोर्ड में तो हमें ये वाला हेनरी लॉ लिखना है। वो केवल किसके लिए था, एक गैस के लिए। तो हमें कौन सा लिखना है, जब टू या मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन वाला हमें लिखना होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहली एप्लीकेशन, जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब हाई प्रेशर पर सील करेंगे तभी तो जो CO2 गैस है वो उनमें ज्यादा क्या होगी, सोल्यूबल। तभी तो जब हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और जैसे हम उसका ढक्कन कैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, अचानक से गैस बाहर निकलती है। क्यों, जैसे हमने ढक्कन खोला प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो गई, डिक्रीज, और इसलिए वो कहां निकल जाती है, बाहर, सोलवेंट से बाहर आ जाती है। पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वह समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उनका ब्लड टिश्यू, इनमें जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो वापस सतह पर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो जो सोल्यूबल जो गैसें होती है N2 O2 ये भी क्या होती है, बाहर निकलती है। इस कंडीशन में जो N2 गैस होती है उसके बबल्स बन जाते हैं इन ब्लड इन टिश्यू, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत भयंकर दर्द होता है, मौत भी हो सकती है, जो वेन्स होती है वो फट सकती है। इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है बेंस। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके जो गैस सिलेंडर होते हैं उनको हीलियम गैस से डाइल्यूट किया जाता है। उनके जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस तो होती है 56.2%, O2 गैस होती है 32.1% और हीलियम गैस होती है 11.7%। ये अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो हीलियम गैस से डाइल्यूट करते हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम गैस क्या है, वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है गैस, ठीक है। उस वजह से जो कंसंट्रेशन है इन सभी गैसों की ब्लड में वह हाई नहीं हो पाती और इस वजह से इस बैंड से हम बच जाते हैं। जो हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है उसको अब हम समझ लेते हैं। जो पीपल है क्लाइंबर, जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कम होगा तो जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है इन आवर ब्लड वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है जो कि सभी टिश्यू में जाता है, ब्रेन में जाता है, उसमें O2 की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे सोचने, समझने और काम करने की जो एबिलिटी है, वर्क एबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है एनोक्सिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि हम पहली लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये न तो ज्यादा हाई होना चाहिए और न ही वेरी लो। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो, मॉडरेट हो, तभी यह हेनरीज लॉ गैस के ऊपर एप्लीकेबल होता है।
सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरी बात, वे गैसेस जो वाटर में या सॉल्वेंट में डिसोसिएट होती है और एसोसिएट होती है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड, वो गैसेस जो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, उन गैसों के ऊपर भी ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि हम बात करें अमोनिया, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसलिए यह उसके ऊपर हेनरीज लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। HCl, SO2, HCl वाटर में डिसोसिएट हो जाती है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो इनके ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर किन के ऊपर एप्लीकेबल है? N2 गैस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेस सोल्यूबल है। O2 गैस, इन गैसों पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू हेनरी लॉ सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या पूछता है क्वेश्चन? हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर? क्या गिवन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और हेनरी कांस्टेंट। तो हमारे पास हम क्या निकाल लेंगे? हेनरी लॉ से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, मोल फ्रैक्शन हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, हेनरी कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है? 0.987। हेनरी कांस्टेंट कितना गिवन है? 76.48 इंटू xN2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे पास कितना आ गया? 0.987 76.48 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻²। ये हमारे पास क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन। फाइंड आउट क्या करना है? मिलीमोल। मिलीमोल। तो मोल फ्रैक्शन से हम मोल ऑफ N2 निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मतलब क्या हुआ? मोल ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल। और इसमें केवल कितने कंपोनेंट है? 2। एक तो कौन है? N2 और एक कौन है? वाटर। क्लियर? तो ये हमें कितना गिवन है? ये हमारे पास है 1.29 इंटू 10⁻²। हमें ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और मैं क्या लिख सकता हूं? NN2। मोल ऑफ वाटर, कितने मोल है वाटर के? किसे निकालते हैं मोल? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना? हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर वाटर का मतलब कितना हुआ? 1000 ml। और इसको चेंज कर लो आप लोग मास में, क्योंकि इसकी वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो अगर इसका वॉल्यूम 1000 ml है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास है वो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो मोल कितने हो जाएंगे वाटर के? 1000 अपॉन 18 मोलर मास 55.5। कितना आ गया? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दीजिए इस चीज को इधर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? 1.29 इंटू 10⁻² NN2 प्लस 55.5 इज इक्वल टू NN2, मोल ऑफ नाइट्रोजन। मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या लिख सकता हूं इसको? 1.29 इंटू 10⁻² मोल ऑफ N2 प्लस 1.29 को इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास? 71
1.59 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू मोल ऑफ N2। इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, N मोल ऑफ N2 माइनस 1.29 इंटू 10⁻⁻² मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू, क्लियर। अब हमें मोल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से इसको माइनस करना है। क्या है, ये पावर में है और हमें रूल पता है कि जब पावर में हो तो दोनों तरफ जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 10⁻⁻² माइनस 1.29 इंटू 10⁻⁻² मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू सेम 71.59 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये 10⁻⁻² क्या आ जाएगा, कॉमन, और ये माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 98.71, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² Nm इज इक्वल टू 71.59। 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल, क्या लिख सकते हैं हम, Nn2 इज इक्वल टू 98.71, क्लियर। और ये हमारे पास मोल कितने आ गए, 0.725 मोल। ये मोल आए हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा है, मिलीमोल। हम जानते हैं एक मोल में 1000 मिलीमोल होते हैं, तो मिलीमोल में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगर मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है तो हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इस कंडीशन में हम, जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होता है, इस कंडीशन में हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल ऑफ H2O मान सकते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, अप्रोक्सीमेट मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, तो जल्दी से आंसर लाने के लिए, अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं कंपटीशन लेवल के अंदर। या फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया हो कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। क्लियर है, आप लोग लिख लीजिए इसको। अब हम सोल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये, हमें हेनरी कांस्टेंट गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, ध्यान देंगे, इन एयर गिवन है। फाइंड आउट क्या पूछ रहा है ये, मोल्स ऑफ N2 गैस dissolved in 10 mole of water and 5 atm pressure। ये हमें टोटल प्रेशर गिवन है, मोल निकालने हैं N2 गैस के डिसोल्व के, तो हम निकाल सकते हैं हेनरी लॉ से। उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब अगर आप लोग कहो कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गिवन है, नहीं, ये वाटर में नहीं है, ये तो किस में है, एयर में। हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। हेनरी कांस्टेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, नहीं है। टोटल प्रेशर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था बच्चों। क्या फॉर्मूला बताया था
इन स्टेट ऑफ मैटर में क्या कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। कितना गिवन है 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना गिवन है, एयर में 0.6 तो कितना हो गया 3 atm। ये 3 atm हमारे पास आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो गया 3, ये कितना है हमारे पास 10 की पावर 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे पास क्या आ गई, अगर हम बात करें 3 इंटू 10 की पावर -5। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गई। अब जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज हम यहाँ करेंगे। मोल फ्रैक्शन आ गई ना, हम क्या लिख सकते हैं, अब क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल। कितने कंपोनेंट है, 2 ही कंपोनेंट है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं, हम जानते हैं। माना कि ये जो सॉल्यूशन है ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है मतलब N2 इज वेरी लेस देन NH2। तो हम क्या लिख सकते हैं NH2। मैंने कहा है ये कब यूज करना है, एक तो कंपटीशन लेवल में या क्वेश्चन में क्या गिवन हो कि सॉल्यूशन क्या है वेरी डाइल्यूट। अब आप कहोगे सर गिवन था ही नहीं, तो आपकी इच्छा ना हो तो आप लोग यूज मत कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मुझे पता चल रहा है। देखो जो मोल फ्रैक्शन है N2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -5 यानी कि 0.00003, मतलब इसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है वेरी डाइल्यूट है, तो मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2। कितना गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे पास, ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मोल ऑफ H2 ऑलरेडी गिवन है 10, तो मोल ऑफ N2 कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है।